जी, सबसे पहले तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का श्री नीतीश कुमार जी का। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, बहुत बिहार वाली ताली एक बार बिहार की ओर। और मैं यह भी आशा करता हूँ कि आने वाले समय में वो बिहार की जनता के लिए, बिहार के युवाओं के लिए और बिहार की महिलाओं के लिए ऐसा काम करेंगे जिससे कि पूरे देश में एक नज़ीर बने। नीतीश कुमार आए तो चीज़ों को लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा सिक्योर करने की कोशिश की, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस बार चूंकि 10वीं बार प्रधान मुख्यमंत्री के शपथ लिए हैं, बीजेपी को और एनडीए को मिल करके अब नए चेहरे को जो है उसको मौका देना चाहिए। क्योंकि और ऐसे बेटी का अगर अनादर किसी घर में होता है तो ना सिर्फ वहां से राजनीति का सत्ता में सुपड़ा साफ हो जाता है, बल्कि वहां से लक्ष्मी भी चली जाती हैं। समझो, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। नमस्कार दोस्तों। तो आज 10वीं बार सीएम बने नीतीश कुमार। और एक दौर था जब इतना तैश में रहते थे लालू जी और बोलते थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। लेकिन वक्त बदला, टाइम बदला। अब देखिए किस तरीके से आज उनकी स्थिति बन गई है। बात मैं आज इस वीडियो में करने जा रहा हूं दोस्तों, 10वीं बार सीएम बने हैं उसके ऊपर तो बात करेंगे। हमारे साथ विशाल जी हैं और हमारे साथ सूर्य कुमार झा जी हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। तो अभी इनसे समझने की कोशिश करेंगे। एक तो रोहिणी आचार्य का जिस तरीके से बवाल हुआ है, जिस तरीके से उसको घर से निकाला गया, फिर एक वीडियो वायरल हुआ। पर नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से। क्यों? किसी रिपोर्टर ने उनसे मतलब बात की कि भाई आप लड़की हैं, आप क्या लेने देने यहाँ से, आप अपने घर पे रहिए। बहुत सी चीज़ें उन्होंने किस तरह से देख रहे हैं। और 10वीं बार सीएम बनना नीतीश कुमार का, इन सब चीज़ों पे जरा पूछते हैं, समझने की कोशिश करते हैं विशाल जी से और झा साहब से। जी विशाल जी, शुरू करते हैं। पहले कैसे देख रहे हैं सर? जी, सबसे पहले तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का श्री नीतीश कुमार जी का। और मैं यह भी आशा करता हूँ कि आने वाले समय में वो बिहार की जनता के लिए, बिहार के युवाओं के लिए और बिहार की महिलाओं के लिए ऐसा काम करेंगे जिससे कि पूरे देश में एक नज़ीर बने। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो इस समय आंतरिक कलह चल रहा है लालू यादव के परिवार में, और कहीं ना कहीं उनकी बेटी से यह प्रश्न किया जा रहा है कि जब आपकी शादी हो गई तो आपको नैहर में क्यों आना है। तो मेरा मानना है कि किसी भी बेटी का, बहन का, माता का या जिसका भी शादी अगर हो जाता है तो उसका उसके नैहर से संबंध नहीं खो जाता, और वो हमेशा अपने पिता की बेटी होती है, अपने माता की बेटी होती है और अपने मिट्टी में पली बड़ी होती है, और वो मिट्टी की बेटी होती है जिस जगह से वो आई है। तो मेरा मैं रोक रहा हूँ आपको, लेकिन इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, रिपोर्टर का भी कोई ऐसा वो मंशा नहीं है कि बेटी आ नहीं सकती। जिस तरह से राजनीति तौर पे वो लाल साहब में देखिए, वो उसकी वजह से मुझे लगता है। जी नहीं, मैं उनका रिपोर्टर का सुना हूँ और मुझे सुनकर बहुत आहत हुआ है कि जिस पैट्रियार्कल सोसाइटी को ख़त्म करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में, 2005 में लॉ कमीशन को ये रिकमेंड किया कि अब बेटियों को अधिकार देना चाहिए प्रॉपर्टी में, उस पैट्रियार्कल सोसाइटी को इस देश के चौथे स्तंभ जिसे मीडिया कहा जाता है उसके द्वारा प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। और उनके ऊपर यह कहा जा रहा है कि आप अपनी राजनीति चमकाने आई हैं और आपका इस घर में क्या काम है। मेरा मानना है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण उनका स्टेटमेंट था, और यह बहुत ही संवेदनशील मामला है किसी भी लड़की के लिए। अगर आप ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, जब पिताजी की जान खतरे में थी तो उस लड़की ने बिना किसी परवाह किए अपनी किडनी तक दान में दे दी। आज के समय में बेटे पीछे हट जाते हैं, लेकिन बेटियों ने आकर सामने पूरे देश में यह दिखा दिया कि बेटियां
बाबुल की माँ होती हैं, बहन होती हैं, बेटी होती हैं और जान होती हैं। तो कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि पूरे देश को ये समझना चाहिए कि वह घर बहुत ही सौभाग्यशाली होता है जहाँ पर बेटी जन्म लेती हैं। और ऐसे बेटी का अगर अनादर किसी घर में होता है तो ना सिर्फ वहाँ से राजनीति का सत्ता में सुपड़ा साफ हो जाता है, बल्कि वहाँ से लक्ष्मी भी चली जाती हैं और वह घर पीछे की तरफ बढ़ता है बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और दुर्दशा उसके उस घर में आने की तैयारी कर लेती लोगों के है। साथ भी ऐसा हुआ, इनके साथ भी। अब ये तो बात अब खुलासा जी। इन्होंने बाद में किया, लेकिन आरोप लगाया है कि जो किडनी देने की बात, डोनेट करने की बात आई थी, तो इन भाइयों ने मना कर दिया, मैंने दिया था, यही बोला। नहीं, देखिए, और इस चीज में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि बेटी हो तो रोहिणी आचार्य की तरह और बेटा हो तो तेज प्रताप की तरह, जो अपनी बहन के लिए हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। पूरा समाज उसके ऊपर आरोप लगाता है कि इसने पार्टी से ये किया वो किया। पूरे लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जहां पर ऐसी आत्मीय और मार्मिक बातें आती हैं वो व्यक्ति हमेशा खड़ा होता है। और उसने कहा कि अगर मेरी बहन के साथ कुछ भी बदतमीजी हुआ तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि इस देश का कानून और संविधान क्या कहता है। और मैं इस बात को कहीं ना कहीं बहुत दिल से मानता हूं कि तेज प्रताप ने जो स्टेटमेंट दिया या अपने बहन के लिए जो सामने आया, बहुत ही किया। हर भाई को ऐसे बहन की जरूरत होती है और हर बहन को ऐसे भाई की जरूरत होती है। और रोहिणी का उनके माता पिता के प्रॉपर्टी में, उनके माता पिता की राजनीति में, उनके माता पिता के घर में पूरी हिस्सेदारी उतनी ही है जितनी तेजस्वी की और तेज प्रताप की। मुझे लगता है कि इस पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी का जब परिवार बिखरता है तो उस परिवार के लिए बहुत ही दुखद समय होता है। लेकिन जिस हिसाब से तेजस्वी ने अपने घर में बाहर के लोगों को पनाह दे दिया है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो परिवार जल्द ही बिखर जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इसी सदमे में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी की जान भी न चली जाए, क्योंकि यह सदमा बहुत गहरा होता है। एक बेटे को वो ऑलरेडी खो चुके हैं, अब सारी बेटियां उनके घर से चली गई, रोहिणी आचार्य चली गई, तो आप ये तो देखिए हर एक में होता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इतने बड़े सेलिब्रिटी तो। लेकिन लालू जी का वैसे छवि ऐसी है कि वो हर बात पे मुखर होके और ऐसे नाटकीय और उस तरीके से अंदाज में जवाब देते थे जिससे कि विपक्ष भी बड़ा ये मतलब हंसता जरूर था। और ऐसे पे चुप रहना, ऐसे संसदीय मामले पे जिसका देखिए राजनीतिक तौर पर भी कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। इतनी दुर्दशा सोची नहीं थी किसी ने भी कि इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ आरोप लगाया जा रहा है कि इसी का कमाल है, लेकिन इतना बड़ा कमाल इसी को मुझे नहीं लगता करने की जरूरत थी कि बिल्कुल। मुझे लगता है लालू जी चुप नहीं हैं, चुप कराए गए हैं। और कहीं ना कहीं उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को और उनकी मीडिया से जो बात होती है उन सबको प्रतिबंधित कर दिया गया है तेजस्वी और उनके एड्स के द्वारा। क्योंकि लालू जी इन सब मुद्दों पर प्रखर रहते हैं और वो जरूर बोलते, जब बात उनकी बेटी की होती है तो वो थोड़ा सा भावुक दिखते हैं। और मुझे लगता है कि वो ऐसा बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे ऐसी घटना, क्योंकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि चप्पल उठाकर मारने की भी बात या चप्पल दिखाने की बात की गई है मारने के लिए। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। मैं चाहता हूं कि ये मैटर जल्द से जल्द रिजॉल्व हो और उनके परिवार में ये जो कलह फैला है ये जल्द से खत्म हो, क्योंकि इससे पूरे देश में एक गलत मैसेज जा रहा है और कहीं ना कहीं जो कुकर्म किए हैं वो लोग, उनका प्रतिफल ये दिख रहा है। सूर्य कुमार झा जी, आप कैसे देख रहे हैं? नीतीश जी 10वीं बार बन रहे हैं और लालू जी के घर का ये सब तो देखिए, बिहार की राजनीति में अभी एक उथल पुथल मची हुई है, स्पेशली अगर राजद के घर के पारिवारिक मामले को देखें। अगर आप लॉ देखें तो बहुत वेल सेटल प्रिंसिपल है कि कंपल्सरी प्रॉपर्टी में बेटी का भी उतना ही रेट होता है जितना बेटे का होता है। धारा 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में साफ क्लियर लिखा हुआ है और शर्मा एंड शर्मा के जजमेंट के बाद 2019 में क्लियर हो गया है कि इक्वल राइट मिलेंगे। तो अगर इस तरीके से रोहिणी आचार्य के साथ जो अगर हुआ है बहुत ही निंदनीय है। और उस तरीके से अगर जो आरोप उन्होंने मीडिया में लगाए कि चप्पल मारा गया, गाली गलौज दी गई, तो बहुत गलत हुआ है उनके साथ। और उस पर आकर के उनको तेजस्वी या जिसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और अपने घर की, चूँकि देखिए आपका पारिवारिक मामला है, उसको आप परिवार में ही रहिए। वो अगर मीडिया में आ रही उछल रही है तो उससे कहीं ना कहीं राज्य बदनाम हो रहा है, आपकी पार्टी बदनाम हो रही है। कल अल्टीमेटली आपका साथ साथ प्रदेश का भी एक होता है ना, जब ऊपर चला जाता है सिर से तो फिर, क्योंकि ऐसे तो आ ही नहीं है। उससे पार्टी के, आपके परिवार की वजह से आपकी पार्टी का नुकसान हो रहा है, प्रदेश की छवि बर्बाद हो रही है। जिस रोहिणी आचार्य ने अपने पिता के लिए किडनी दान दिया, उस महिला पे आरोप लगा रहे हैं। उसने भी लोकसभा के चुनाव लड़े रोहिणी आचार्य आरजेडी से। तो इसलिए
तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े बेटे हैं वो पहले ही जा चुके हैं, उनकी तीनों बेटियां भी गई हैं। तो इसमें मेरा ये मानना है कि उनके परिवार में कहीं बाहरी लोगों का दखल है, कोई संजय यादव करके कुछ और नाम आ रहे, कोई मुस्लिम है वो भी हैं, तो उस पर तेजस्वी यादव का है और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का जिस तरीके से साइलेंट हैं वो, तो हमें लगता है कि उनसे वो कंट्रोल ले लिया गया है। अब ये कंट्रोल कोई और देख रहा है और चला रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें अब प्रदेश का नाम कहीं ना कहीं बिहार का नाम खराब होगा, बाहर के लोग होंगे बजाय वही लालू वही राजद वाली बात होगी। नहीं, पर बहुत ही इनकी जो तेज प्रताप की, हाँ ऐश्वर्या, उसको भी तो किया तो था, उनको तो भी बात उन्होंने तो जब बेटी और हाँ बहू उनको में क्या फर्क है? वही बात है कि उसमें आपको लालू जी अब है नहीं, उनकी अथॉरिटी अब मेरे को समझ नहीं आती, मीडिया प्रेजेंस भी उनका कम है और अथॉरिटी अभी कुल मिला के तेजस्वी और उनके 2-3 और जो लोग हैं जो ग्रुपिंग कर रहे हैं वो फैमिली को तोड़ रहे हैं और उससे उनकी राजनीति का भी नुकसान है। इस बार जो टिकट बंटवारे में जो चीज़ें हुई, इसलिए राजद का ये हाल, इसलिए वो प्रॉपर कैंपेन नहीं कर पाए और जो भी वजह थी, मौका अच्छा था कि वो चीज़ों कई मुद्दे ऐसे थे जिसको वो भुना सकते थे, कर सकते थे, लोगों को भी जा सकते थे, लेकिन ये अपने परिवार में ही इस तरीके से अगर चीज़ करेंगे तो फिर नुकसान पार्टी के साथ साथ आपको देश को भी होगा, अपने प्रदेश के लोगों को होगा, छवि खराब होगी। तो मेरा मानना है कि इस चीज़ को, परिवार के मामले को बैठ के सुलझा लेने चाहिए और जो कानून, वैसे वही कानून कोई राइट मांग नहीं रही है, वो महिला ऐसा कुछ नहीं कह रही कि हमें कोई हिस्सा दो या संपत्ति दो, लेकिन एक सम्मान की बात है, तो बेटियों का सम्मान हमेशा ही किया जाना चाहिए। न महिला की जहाँ पूजा होती है वही ईश्वर का वास होता है, ऐसा मनुस्मृति में भी लिखा है। तो इस तरीके से उनको चप्पल मार के जैसे भी ऐसा आरोप है, नहीं, घर से नहीं निकालना चाहिए। एक सम्मान विदाई होती, वैसी बेटियां कौन सी घर रह रही हैं, वो तो अपने पति के साथ रहती थी, किसी वजह से वहाँ गई थी। जब जो तेज प्रताप की वाइफ है उनको निकाला गया, तब तो भी तो ये कोई बेटी हाँ, सामने नहीं आई, किसी ने किसी तरह की। हाँ बस वही, अब कल ये कर्मा लौटा है, तब उन्होंने सपोर्ट वहाँ वो नहीं किया, लेकिन अब ये खुद जा रहे हैं। तो इसमें अब तेजस्वी अगर कर रहे हैं, कोई और करे तो वो भी भोगेंगे आने वाले वक्त, उनके साथ भी ऐसा होता है। तो जैसे लालू कहते थे कि जब तक आलू है समोसे में लालू रहेंगे, वो भी क्या देख रहे हैं भविष्य इनका, और 10वीं बार सीएम खत्म है। अब देखिए नीतीश जी, वही कह रहा हूँ, सुशासन लौटा है जंगल राज के बाद 15 साल 10 साल 15 साल वहाँ जंगल राज, 90 के दशक से 2005 तक 15 साल का पूरा था। इवन पटना हाईकोर्ट ने कई मामलों में कहा कि जंगल में भी एक नियम होता, प्रकृति का नियम होता, लेकिन बिहार में कोई नियम नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस लेवल का था कि लोग शाम को मतलब जो हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं कि कभी किसी का अपहरण हो जाए, कोई मर्डर हो जाए, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप कोई इवन कि आप चंपा विश्वास का नाम आपने सुना होगा, आईएएस की पत्नी के साथ बलात्कार हुआ। चंपा विश्वास आईएएस की पत्नी थी वहाँ बिहार में, मृत्युंजय यादव ने किया था, उनके भतीजे ने। और एक शिल्पी गौतम थी जिसको पार्टी से उसके प्रॉपर वो मतलब ब्रूटली गैंगरेप करके उसको मार दिया गया, उसके बॉयफ्रेंड को मारा गया। तो बिहार में इस तरह की बातें बहुत आम थी और होते भी थे। नीतीश कुमार आए तो चीज़ों को, लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा सिक्योर करने की कोशिश की, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस बार चूंकि 10वीं बार मुख्यमंत्री के शपथ लिए हैं, बीजेपी को और एनडीए को मिल करके अब नए चेहरे को जो है उसको मौका देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार का भी रिटायरमेंट की जब हो गई है, अब उनको थोड़ा सा साइडलाइन, मतलब साइडलाइन क्या कहा जाए, सम्मान कहा जाए कि अब आप मौका नए को दीजिए, चाहे जेडीयू से हो चाहे बीजेपी को, तो उनका आंतरिक मामला। क्या लग रहा है बीजेपी से कोई चेहरा होगा या फिर बीजेपी अपने बेटे को आगे करेंगे? अब परिवारवाद को थोड़ा सा खारिज किया जाए, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आपका बेटा इसलिए मुख्यमंत्री ना बने कि वो आपका बेटा है, उसमें राजनीतिक कला भी होनी चाहिए, हर सिचुएशन को हैंडल करके लोगों को। कारण क्या है कि आप एक बड़े राज्य के हैं, वहाँ के लोग माइग्रेशन है, जो मूलभूत समस्याएं हैं जिसको कि प्रशांत किशोर ने उठाया था, किस वजह से उनको वोट मिला नहीं मिला अलग बात, उस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन मेरा जो मूलभूत इशू है, इंडस्ट्री आए, रोड तो खैर ठीक है, जो लोकल गुंडे हैं या जो इस तरीके से रंगदारी टाइप का, जिस वजह से इंडस्ट्रियल लिस्ट वहाँ नहीं जा पा रहे, तो उसको आप जब तक सेफ ग्राउंड नहीं देंगे, कुछ आपको अनुदान देना पड़ेगा। इंडस्ट्री जब तक वहाँ नहीं होगी तब तक पलायन लोगों को बना रहेगा, फिर बिहार के लोग वही वोट देंगे, फिर वही जॉब के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब, भदोही जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक निराशजनक है। मेरा मानना है कि सरकार को इस कदम पर थोड़ा काम करना चाहिए और नगरों का विकास होना चाहिए। जब तक आप वहाँ पे एक तरीके से आप फैक्ट्रीज नहीं आएंगे तब तक ये पलायन लगेगा। और ये बाढ़ वाला भी बेटर काफी करता है, पलायन में बाढ़ एरिया काफी है, बहुत सारा। नहीं, वो तो नेचुरल क्लाइमिटी है, वो आप चूंकि उसमें मैं भी मिथिला डेंस से हूँ, वो नेचुरल क्लाइमिटी है, चूंकि आपका नेपाल बॉर्डर लगता है, नेपाल से इनका कोई संबंध नहीं, तो कोसी, कमला जितने भी हैं सब उधर से आ रही हैं, तो बाढ़ की समस्या वहाँ है। धान के खेती में बर्बाद होता ही होता है हर साल, पलायन तो होगा ही, लेकिन उसका भी एक रिसोर्स है कि आप रिकॉर्ड्स ये कर सकते हैं कि चीज़ों को थोड़ा ठीक करें। जब भी बाढ़ आता है तो उसके लिए केंद्र से आपको पैसे मिलते हैं, तो उसका घोटाला ना हो। 2008 में घोटाले हुए, उसके बाद भी सब्सिक्वेंट घोटाले हुए, तो ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि नीतीश जी की व्यक्तिगत छवि अच्छी हो सकती है, लेकिन घोटाले हुए हैं, ऐसी बात है। वहाँ पे चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें बदली हैं, लेकिन बहुत चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है। तो बाढ़ की भी जो यहाँ तक समस्या है वो तो रहेगी, लेकिन हाँ, उसका आप पक्का वो करवा सकते हैं, सीमेंट की बोरियाँ डाल सकते हैं, या एक प्रॉपर एक कैनाल बना के कर सकते हैं चीज़ों को। बाढ़ में तो कैनाल बना के हैं,
नहरों का, नहर से आप कर सकते हैं चीजों को, डाइवर्ट पानी को डाइवर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप अधिकारियों को, हर साल घर का बह जाना बहुत बड़ी बात है। बहुत अभी भी आरा में इस बार देखें, अगर आप इस तरह के बाढ़ में कितनी बड़ी बात हो इस बार गंगा नदी का आरा में जो वो हुआ वो बहुत ही वो था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बाढ़ के लिए थोड़ा करना पड़ेगा। विशाल जी कैसे देख रहे हैं, नीतीश जी 10वीं बार बन रहे हैं और लालू जी का क्या भविष्य दिखाई दे रहा है और कैसे देख रहे हैं अब अगले का? देखिए, बिहार की राजनीति में अब तेजस्वी और लालू का कोई भी भविष्य नहीं है। नीतीश जी बहुत ही अच्छा काम किए हैं, उसकी जो एक मेरिट होती है उसको देखकर जनता ने उनको फिर से चुनकर लाया, और ये जो मैंडेट था वो लैंडस्लाइड मैंडेट था, लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, और इतनी बड़ी जीत पिछले 10-15 साल में किसी भी पार्टी की नहीं हुई जितनी बड़ी इस बार एनडीए की गठबंधन की सरकार ने वहाँ पे किया है। ऐसे ऐसे कैंडिडेट जीते हैं जिन्होंने पूरा मेहनत किया है ज़मीनी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, और चुनाव में इस बार जो कहा जा रहा था, जो चुनावी पंडित अपने आप को कहते हैं कि 10% अगर किसी चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है तो एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद जो रूलिंग पार्टी है वो सत्ता में नहीं आती है, जिसका कि दरकिनार इस बार बिहार की जनता ने किया है। और बिहार की महिलाएं, माताएं, बहनें सामने आकर वोट की हैं, अपने परिवार में अपने हस्बैंड, अपने भाई, अपने दादा दादी के खिलाफ जाकर वोट किया है, और कहीं ना कहीं सुशासन को चुनने का काम किया है, महिला सशक्तिकरण को चुनने का काम किया है, महिलाओं के विकास को चुनने का काम किया है। और आगे चलकर जब आप देखेंगे 5 साल बाद तो ये वोट उनका कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि नीतीश जी इन वोट पर, इन मुद्दों पर जरूर काम करेंगे जो बिहार की जनता ने चुनाव में उठाए थे। पहला मुद्दा कि पलायन क्यों हो रहा है, दूसरा मुद्दा बिहारियों के साथ अदर स्टेट में गलत व्यवहार क्यों हो रहे हैं। आप महाराष्ट्र में देखिए, वहाँ पर जबरदस्ती मराठी बुलाया जा रहा है, नहीं बोलने पर वीडियो में आकर मार रहे हैं। तो सभी को मार रहे हैं जी, जो वही हिंदी भाषी क्षेत्र को ही मार रहे हैं ना, तो बिहार के लोग तो ज्यादा हैं। केरल में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, हैदराबाद में देखिए, वहां बिहारियों के साथ गलत हो रहा है। इस बार सरकार जब चुन के आई है तो ऐसा काम करना चाहिए कि उस जगह की सरकार से बात करनी चाहिए कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा आप सुनिश्चित करिए, और अगर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करेंगे तो बाइलेटरल ट्रेड जो होता है 2 स्टेट के बीच, उसे बंद करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में नए नए आए थे उसी समय कोविड की मार हो गई थी, और कोविड के समय उत्तर प्रदेश के जितने भी निवासी थे और बिहार के निवासी जितने थे उनको दिल्ली की सरकार ने अपने स्टेट में से पकड़ पकड़ कर स्टेट की सीमा से बाहर कर दिया, और सिर्फ सीमा से बाहर कर कर छोड़ दिया। और उस समय यह सिचुएशन हो गया था कि इधर अंदर सीमा में आने नहीं दे रहे हैं और उधर सीमा के बाहर जाने के लिए गाड़ियां नहीं थी। उस समय योगी आदित्यनाथ ने एक कदम उठाया था, सारे लोगों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया था, और उसकी वजह से अगला मुख्यमंत्री का जब चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर आए। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को यह करना चाहिए कि अपने जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट में गए हों। अगर किसी एक प्रदेश का नागरिक किसी अदर स्टेट में जाकर खुश नहीं है या उसके साथ प्रताड़ना हो रहा है तो उस प्रदेश का अधिकार है उसकी आवाज उठाने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत का नागरिक किसी दूसरे वर्ल्ड के देश में गया हो और वहां पर उसके साथ गलत होता है तो भारत उसको कंडेम करता है, उसकी बात को यूएन में उठाता है, उसकी बात को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाता है। उसी प्रकार स्टेट्स को भी आगे आना चाहिए, और ये मराठा और ये जो लोग जो तमिलनाडु, हैदराबाद में लोग विरोध कर रहे हैं हिंदी भाषा का, इस पर भी रोक लगना चाहिए और सरकारों को इसमें सामने आना चाहिए। मुझे बड़ा संशय लग रहा है ये बात सोचकर कि वही एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में भी है और वही एनडीए की सरकार बिहार में भी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि महाराष्ट्र में हम ऐसी चीज़ों को नहीं रोक पा रहे? हमारे बिहारी पूर्वांचली भाई बहनों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, गलत तरीके से उन्हें मारा पीटा जा रहा है, बदतमीजी की जा रही है और हम प्रखर होकर बोल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को साथ बैठना चाहिए, साथ बैठकर बात करना चाहिए, और ऐसा जो एक्टिविटी कर रहा है ऐसे व्यक्ति को जेल में भेजना चाहिए और उसका एंटीसिपेटरी बेल नहीं होना चाहिए। उसको 6 महीने साल भर जब जेल में वो रहेगा तब जाकर वो सीखेगा कि आखिर एक व्यक्ति की आज़ादी जो आर्टिकल 21 में दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी क्या महत्वता है। क्या लग रहा है 5 साल नीतीश कुमार निकाल लेंगे या
चेंज होंगी और बीजेपी अपने किसी को आगे करेगी? देखिए, इस पर तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नीतीश चाचा को पलटू चाचा भी कहा जाता है और वो पलटते रहते हैं। वो क्या स्कोप है कोई स्कोप? जी, स्कोप पूरा है, क्योंकि वो स्कोप हर बार खोल के रखते हैं और उन्होंने पॉलिटिक्स की किताब में एक अलग से चैप्टर ही बना दिया है पलटू चाचा वाला, तो वो कभी भी पलट सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उनको जहां ज्यादा फायदा दिखता है, जहां वो सोचते हैं कि हम यहाँ के लोगों के लिए काम कर लेंगे, वहां वो पलट जाते हैं और फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, फिर पलट के वापस एनडीए में आ जाते हैं। तो इसमें सभी पार्टियां आग गड़ाई हुई हैं। हालांकि इस बार पलटने के चांसेस कम है, क्योंकि बीजेपी की ज़्यादा सीटें हैं और जो रीजनल पार्टियां हैं उनके पास पर्याप्त सीटें इतनी हैं कि जिसको तोड़कर वो सरकार को फॉर्मेट कर लेगी, क्योंकि 123 सीट ही चाहिए सरकार बनाने के लिए। 90 आपके पास है ही, 90-92, 2-4-10 हो सकता है कि नीतीश के पार्टी से ही निकल के आ जाए और जो 2-4-10 तेजस्वी और जो जी अदर्स हैं उनके पास से आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार पलटने के चांस कम है। जैसे अपने बेटे को कह रहे थे आगे करने की बात, इस तरह की चीजें कुछ है? हो सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव है और कोई भी पार्टी, क्योंकि देखिए जो आप केंद्र की सरकार देखेंगे वो नीतीश कुमार की सरकार जो है वहां से कई सांसदों के गठबंधन के साथ अभी चल रही है। तो केंद्र की सरकार अभी नीतीश कुमार जी के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर चलेगी और मुझे लगता है कि अगर वो अपने बेटे को भी आगे करेंगे, मुख्यमंत्री पद का दावेदार करेंगे, तो बिहार की जनता उन्हें स्वीकार कर लेगी। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे नेता उप मुख्यमंत्री बन गए हैं जो कि उस पद के लायक नहीं हैं, क्योंकि वहां पर जो पुराने नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, जिनका समाज में, जिनका जमीन पर जनादेश है, उन पार्टी के नेताओं को आपको बनाना चाहिए था। जो है उप मुख्यमंत्री गिरिराज सिंह हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने वर्षों वर्षों काम किए हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। लेकिन आजकल भारतीय जनता पार्टी में एक चल चुका है कि जिसका फेस चल रहा है उसको कभी भी पार्टी में शामिल करते हैं और कभी भी टिकट दे देते हैं। लेकिन जो पार्टी का कार्यकर्ता 30 साल 35 साल मेहनत करता है जमीन पर, वो कार्यकर्ता ही बना रह जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार तो चल लेगी पूरे 5 साल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री पद हो सकता है कि नीतीश जी अपने स्वास्थ्य कारणों से आगे चलकर इस्तीफा दे और अपने बेटे को उस पद पर लेकर आए, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है, राजनीति यही होती है कि इसमें अपना कैसे आप अब दूसरी पार्टी से बार्गेन कर रहे हैं, दूसरी पार्टी से अपने संबंध को बना रहे हैं और कैसे अपने लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, यही राजनीति है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी और सूर्य कुमार झा जी। तो दोस्तों देखिए, अब विकास क्या कहते हैं, विकास के ऊपर बीजेपी ने जिस तरीके से दावे किए थे, अब इनका कंपटीशन अपने ही विकास से है। तो अब अपने आप से जब आप करते हो कंपटीशन तो काफ़ी टफ होने वाला है। अब किस तरीके से बीजेपी अपने इस विकास की हवा को या इस पथ को कैसे आगे बढ़ती है, इस पथ के ऊपर, और किस तरीके से और विकास के दरवाजे खोलती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जहाँ तक रोहिणी आचार्य की बात है, फैमिली मैटर है, जैसे उनकी भाभी के साथ जो कि तेज प्रताप की पत्नी थी उनके साथ हुआ, तो मैटर कुछ फैमिली है, उस टाइम भी मुद्दा बना था, अभी भी मुद्दा बना था। आप कैसे देखते हैं सब मुद्दे को और आप कैसे सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।